हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू वंस अगेन। आज हम ईडीएम की फोर्थ क्लास देखने वाले हैं। हम 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं एंड एज आई प्रॉमिस विद ऑल ऑफ यू, हफ्ते में आपकी 6 क्लासेस आ रही है। 3 क्लासेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम ले रहे हैं और 3 क्लासेस हम ईडीएम्स की। इस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपना पूरा ये 90 डेज का प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप लोग इसका पूरा फायदा उठाएं और बच्चों से भी कहें कि इन सीरीज को देखकर अपने नंबर को, अपने स्कोर को बूस्ट कर सकें। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ईडीएम 60 ईडीएम के लगभग हम कर चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो आप लोग साथ साथ बने रहें ताकि रिवीजन के टाइम पर रिवीजन हो सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ही किसी क्वेश्चन में पुराना कोई रेफरेंस आता है तो हम उसको वापस रिपीट करते हैं। तो उसका फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप हर एक क्लास को देखें, हर एक क्लास को अटेंड करें, सारे लेक्चर्स लें। ठीक है, हम बहुत डिटेल में चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि है 61। सोहन वॉज वेरी मच परप्लेक्स टू फाइंड दैट हिज यंग ब्रदर मोहन हैड टेकन पॉइजन। जब सोहन को ही पता लगा कि उसके छोटे भाई ने जहर खा लिया है तो वो बहुत ही क्या हुआ भाई। परप्लेक्स का मतलब होता है बेम्यूज्ड, बहुत कंफ्यूज्ड हो गया। बेम्यूज्ड है, फ्लमॉक्स्ड है। कंफ्यूज होने का मतलब है बेम्यूज्ड, फ्लमॉक्स्ड, परप्लेक्स्ड। ठीक है, बैफल्ड, इन सब का मतलब होता है आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो क्या मीनिंग होगा इसका। एट एनी रेट, एट एनी रेट का मतलब तो होता है चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पर करके रहना है, चाहे जो हो जाए। एट हिज विट्स एंड, विट का मतलब होता है इंटेलेक्ट, बुद्धि, और बुद्धि का अंत आ गया है मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा मतलब आप कैसे हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। आप कंफ्यूज्ड हैं, है ना। और क्या क्या होता है, इन अ डिलेमा, इन अ डिलेमा, एट अ लॉस, इन अ फिक्स। ठीक है, बी एट अ टाइट कॉर्नर। ठीक है, कंफ्यूज्ड, इन अ डिलेमा, एट अ लॉस। अच्छा, इन सब का मतलब जो मैं अब यहाँ लिख रही हूँ उसका मतलब है डिफिकल्टी में होना, परेशानी में पड़ना। तो कभी कभी इसको परेशान, इन डिफिकल्ट, इन ट्रबल और इन ऑकवर्ड सिचुएशन, इसको कंबाइन करके एसएससी पूछ लेता है। तो बी एट टाइट कॉर्नर, और अगर बोला जाए इन डीप वाटर्स, इन डीप वाटर्स, या फिर आ जाए आपके पास इन हॉट वाटर्स, इन सब का मतलब होता है आप किसी ना किसी परेशानी में, इन हॉट वाटर्स। ठीक है, वाटर से कनेक्ट करें, टू बॉयल द ओशियन। टू बॉयल द ओशियन का मतलब होता है टू टेक अप एन एक्शन विच इज इम्पॉसिबल। टू बॉयल द ओशन, भाई ओशन को बॉयल करना इतना आसान नहीं है ना। तो आपने कैसे काम को ले लिया है जो बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल है, आपने कोई इम्पॉसिबल टास्क ले लिया है। ठीक है, उसके लिए आएगा टू बॉयल द ओशियन। ठीक है, अच्छा इन द पिंक मिलता है तो आपको, इन द पिंक मतलब होता है बहुत अच्छी कंडीशन में होना। इन द पिंक, अच्छी कंडीशन में होना मतलब प्रिस्टीन। इन द पिंक मतलब अच्छी कंडीशन में होना, प्रिस्टीन होना। एज फिट एज अ फिडल, एट फिट फिट एज अ फिडल, कोई चीज बहुत अच्छी कंडीशन में है, नीट एंड क्लीन है, बहुत ज्यादा यूज्ड नहीं है। ठीक है, डिटीरियोरेटेड नहीं है, वर्सन नहीं है, मतलब अच्छी कंडीशन में है। और ऐसे ही अगर आपको इडियम दिखता है बच्चों, इन द पिकल, इन द पिकल का मतलब है ऑकवर्ड सिचुएशन। किसी के व्यवहार ने आपको बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया तो आप कहेंगे यू लेफ्ट मी इन द पिंक ड्यूरिंग द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, इन सब का मतलब है कंफ्यूज होना, इनका मतलब है डिफिकल्टी में होना, ये है इन द पिंक अच्छी कंडीशन में होना, टू बॉयल द ओशियन किसी इम्पॉसिबल टास्क को ले लेना, और इन द पिंक, इन द पिकल मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन में डालना। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है इन डिस्प्यूट। भाई दो लोग कैसे हैं, झगड़े में, इन कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा चल रहा है उन दोनों के बीच में, इसी को आप क्या कहते हैं। और यहाँ लिख रही हूँ देखो, एट डैगर्स डॉन। ठीक है, इसी के लिए देखो एक और होता है, यहाँ लिख रही हूँ एट डैगर्स ड्रॉन, इनका मतलब होता है लड़ाई में होना। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान आर यूजुअली एट लॉगर हेड्स, है ना। दीज टू फ्रेंड्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब अभी वो झगड़े में हैं, अभी उनका झगड़ा चल रहा है, लेकिन झगड़ा खत्म कर दिया मान लो। तो खत्म करने के लिए क्या क्या होता है भाई, इधर देखो, खत्म करने के लिए आपने क्या कर दिया, यू हैव बरीड द हैचेट, तो बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है लड़ाई खत्म कर देना और दोबारा दोस्त बन जाना। अब लड़ाई हुई है तो उनका बोन ऑफ कंटेंशन क्या है,
बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है फसाद की जड़, झगड़े का कारण, और उसी को क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मुसीबत की जड़ क्या है? लड़ाई की जड़ क्या है? और बरी द हैचेट मतलब लड़ाई खत्म कर देना और दोबारा दोस्त बन जाना। एट हिज डिस्पोजल का मतलब होता है टू बी अवेलेबल वेन एवर यू आर नीडेड। ठीक है, अवेलेबल, अवेलेबल फॉर समवन टू बी यूज्ड व्हेनेवर दे नीड। तो कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि मुझे उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी एंड मनी वाज एट माय डिस्पोजल। ठीक है, मतलब मुझे मिल गया था। तो अवेलेबल हो जाना, कोई व्यक्ति अवेलेबल हो रहा है जब उसकी जरूरत है, जब कोई पैसा या कोई भी चीज अवेलेबल है, व्हेनेवर इट इज नीडेड, उसको कहते हैं आप एट हिज डिस्पोजल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? सोहन बहुत ज्यादा परप्लेक्स था, तो किसी भी कीमत पर, या फिर कंफ्यूज था। भाई कंफ्यूज था, उसने ऐसा क्यों करा? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ह्यूमेन्स सर्विस क्या होता है? ह्यूमन सर्विस होता है बच्चों कुछ ऐसा काम जो बहुत ही एफिशिएंट और वैल्यूएबल सर्विस आपने किसी को दी हो, है ना? जैसे आपने कहा कि भाई ये पर्टिकुलर एक्स वाई जेड ये पर्सन है, इन्होंने बहुत बढ़िया सर्विसेज हमारी कंपनी को दी हैं, जिससे हमारा जो बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा है। तो कैसी सर्विस दी है भाई? एक्सीलेंट और वैल्यूएबल, एफिशिएंट एंड वैल्यूएबल। ठीक है, एफिशिएंट एंड वैल्यूएबल वर्क आपने किसी के लिए किया है। एफिशिएंट एंड वैल्यूएबल सर्विस आपने दिया है, वर्क किया है। तो अब थैंकलेस एंड टीडियस, जो आप टीडियस का मतलब क्या होता है? बोरिंग, बोरिंग मतलब हमड्रम, मोनोटोनस, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। वर्किंग अंडर अ क्रूअल मास्टर, आप किसी बहुत क्रूअल मालिक के नीचे काम करते हैं। फ्रॉड्यूलेंट सर्विस मतलब डिसीटफुल सर्विसेज की बात कर रहे हैं क्या? मिसलीडिंग, मिसलीडिंग मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं क्या? ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कुछ जो मिसलीड और डिसीव करता है, उसको क्या कहते हैं? रेड हियरिंग कहते हैं। रेड हियरिंग आपको जैसे क्या करता है, आपके ऑप्शन में भी, इन ऑप्शंस में भी जो आपको ऑप्शन देते हैं ए बी सी डी, तो उसमें से कई ऑप्शंस तो आपके मिसलीड करने के लिए होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ सी और डी ऑप्शन तो रेड हियरिंग ऑप्शंस है, मतलब आपको मिसलीड करने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका रेड हियरिंग। फ्रॉड्यूलेंट सर्विस है क्या? नहीं भाई, एक्सीलेंट वर्क डन, आपने कोई बहुत एक्सीलेंट काम किया है, उसके लिए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको, द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड अ फेयर एंड स्क्वायर डील टू द सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बहुत ईगर रहना चाहिए कि वो बहुत ही फेयर और स्क्वायर डील प्रोवाइड करें सिटीजन्स को, अपनी कंट्री के सिटीजन्स को। तो एक्सक्लूसिव और अनरियल डील प्रोवाइड करेंगे क्या? वायलेंट एंड इमोरल करेंगे क्या? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इसका मतलब होता है क्या? बताओ। तो एक्सक्लूसिव एंड अनरियल नहीं, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मीनिंग होगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का तो कोई सेंस नहीं दिख रहा। देखो सेंटेंस जब दे रहा है ना आपको एग्जामिनर, तो ये आपको बताना चाह रहा है कि भाई अगर आपको इडियम नहीं भी समझ में आ रहा, तो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग उसका सेंस निकालो। तो सरकार क्या करेगी, सरकार क्या प्रोवाइड करेगी सिटीजन्स को, अपनी कंट्री के सिटीजन्स को? भाई अनरियल, अनरियल सर्विसेज देगी क्या? ठीक है, अनरियल डील करेगी उसके साथ नहीं। ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल कैंडिड, कैंडिड कैसा होता है? एकदम फ्रैंक, जिसमें कोई लीपापोती नहीं है, एकदम फ्रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मैंने कहा कि भाई उसका तो बिजनेस जो है ना बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, वो तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हिज बिजनेस इज ग्रोइंग मतलब रैपिडली बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, ही इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत ही तेजी से, तो रैपिडली, रैपिडली मतलब इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली, एक्सपेडिशियसली, एक्सपेडिशियसली, और बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में कोई चीज बिकती है तो उसको क्या कहते हैं? सोल्ड लाइक हॉट केक्स, सोल्ड लाइक हॉट केक्स। कोई चीज अगर हॉट केक्स की तरह बिक जाती है, मतलब केक ठंडा भी नहीं होता उससे पहले ही बिक गया, तो मतलब बहुत तेजी से बिक रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में बिक रहा है। मैंने कहा हमारे यहाँ इस एरिया में प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड लाइक हॉट एंड केक्स, लाइक हॉट केक्स, है ना, बहुत जल्दी जल्दी बिक रही है, बहुत तेजी से बिक रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्केटिंग ऑन थिन आइस, स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है टू बी इन रिस्की एंड प्रिकेरियस सिचुएशन। इसका मतलब देखो, थिन मतलब टू बी रिस्की, रिस्की एंड प्रिकेरियस सिचुएशन, कि भैया पता नहीं क्या होगा, आप मुसीबत में पड़ गए, है ना।
प्रिकेरियस सिचुएशन होगी, अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा। तो देखो स्केटिंग ऑन थिन आइस, अब आप इसको ऐसे समझो, मुहावरों को हमेशा शब्दों के मीनिंग से देखा करो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने इडियम्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े। आप कोई नया इडियम भी देखोगे तो आपको उसके वर्ड को देख के समझ आ जाएगा वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मुहावरे का कोई सटीक अर्थ पता होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उसकी यूसेज पता होना ज़रूरी है। वाक्य में वो कैसे यूज़ होगा। अब हिंदी में कितने मुहावरे होते हैं जिनको केवल शब्दों के अर्थ से आप समझ पाते हैं, है ना? जैसे नाचना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचना तो तुम्हें नहीं आता और कह रहे हो तुम्हारा आंगन टेढ़ा है, तो मतलब क्या हो गया भई कि आप अपनी कमी छुपा रहे हो किसी दूसरे पर वो चीज़ डालकर, है ना? तो स्केटिंग ऑन थिन आइस, आइस बहुत थिन है, पतली है, उस पे आप स्केटिंग कर रहे हो, तो वो आइस कभी भी टूट सकती है और आप गिर सकते हो, तो मतलब कैसी सिचुएशन है, अनसर्टेन है। तो दे वर ऑन थिन आइस व्हेन दे स्केटेड ऑन द फ्रोज़न लेक, जमी हुई लेक पर वो स्केट कर रहे थे, तो ये तो वर्ड मीनिंग ही ले लिया, ये तो होगा ही नहीं। शी वॉज ऑन थिन आइस वाइल ट्राइंग टू बैलेंस ऑन अ टाइट रोप, देखो टाइट रोप पर जब वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी तो वो थिन आइस के ऊपर थी। पॉसिबल है, रिस्की सिचुएशन थी, लेकिन ये तो देखो वर्ड मीनिंग ले लिया ना, फिगरेटिव मीनिंग आना चाहिए उसका। इडियम का फिगरेटिव मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं होना चाहिए। ये तो शाब्दिक अर्थ है कि वो रस्सी पे चल रही थी और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, मुहावरेदार अर्थ नहीं है। ठीक है? ये भी नहीं होगा। अ, दे वर ऑन थिन आइस ड्यू टू द आइसी कंडीशन ऑन द रोड, फिर से आइसी कंडीशन वर्ड मीनिंग ले लिया। अब देखो ही वाज ऑन थिन आइस आफ्टर मेकिंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ये होगा उसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे तो दिया, अब वो बहुत रिस्की सिचुएशन में पड़ गया, बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन में पड़ गया कि अब क्या होगा। अब उसके लिए एक ऐसी सिचुएशन होगी बहुत ज्यादा रिस्की, ये इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बी इन सेवेंथ हेवन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, हैप्पी होना। हैप्पी होना मतलब एक्सुबरेंट होना, एब्यूलिएंट, ठीक है, जॉयस, ब्लिसफुल, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, खुश के लिए, हैप्पी के लिए एक्सुबरेंट, एब्यूलिएंट, जोकंड हो जाएगा, जोकंड, चीयरफुल, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो जब आप कहते हैं कि समबडी इज इन सेवेंथ हेवन, तो बहुत खुश है, बहुत खुश के लिए टू बी इग्नोर्ड, इग्नोर किया जा रहा है क्या, या जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड, लेफ्ट इन द कोल्ड का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। ठीक है, लेफ्ट इन द कोल्ड। टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, आप बेटर परफॉर्म करने लगे हैं। टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यस, बहुत ज्यादा खुश होने का मतलब होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप रैप्चुरस भी लिख सकते हैं, रैप्चुरस हो जाएगा, एनरैप्चर्ड हो जाएगा, इनका मतलब होता है बहुत खुश होना। बहुत खुश होने के लिए आपको कई बार इस तरह के इडियम्स और मिल सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब आपको बहुत खुशी होती है आप कह सकते हैं टुडे आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ऑन क्लाउड नाइन ऐसे भी बनता है, इसका मतलब भी वही है, सातवें आसमान पर होना, इसका मतलब भी वही है। ठीक है, और आप कह सकते हैं ओवर द मून, ओवर द मून। ठीक है, और आप कह सकते हैं लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, इसका मतलब भी बहुत खुश होता है। तो ये सारे इडियम्स आपको बताते हैं टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए इनका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर द पैंडेमिक हिज बिजनेस क्रम्बल्ड, पैंडेमिक के बाद में उसका बिजनेस बहुत एकदम टूट गया, क्रम्बल्ड एकदम टूट गया। ठीक है, एंड ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था बी इन अ टाइट कॉर्नर। ठीक है, देखना चाहते हो, देखो आपको मैंने अभी लिखवाया था यहाँ पर, ये रहा, टू बी एट अ टाइट कॉर्नर, टू बी इन अ टाइट कॉर्नर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब इसका आंसर देखो क्या होगा, टू बी इन अ टाइट कॉर्नर आंसर हो गया आपका ये। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अब हम इडियम्स भी देख लेते हैं। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत ही सडन और अनएक्सपेक्टेड हो, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। जैसे आपने कहा भई अंकल आंटी हैं कोई, उन्होंने कहा कि हमारा बेटा दिवाली पर बिना इन्फॉर्मेशन के आ गया, तो उसका अराइवल कैसा था, हिज अराइवल वाज जस्ट लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, फॉरेन से आ गया बिना बताए, तो अचानक हो जाना। गिव अ कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को अवॉइड करना,
किसी को नेग्लेक्ट करना, ठीक है? जैसे देखो, अब ये इस इडियम का ओरिजिन है। शोल्डर जो होता है ना, शोल्डर, शोल्डर के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो शोल्डर का मीनिंग होता है आपका कंधा, जो आपका बॉडी पार्ट है, और दूसरा होता है पार्ट ऑफ एन फ्रंट पार्ट ऑफ एन एनिमल्स लेग। एक एनिमल के लेग का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, उसको शोल्डर कहते हैं। तो जो नॉन वेज खाते हैं वो लेग पीस ऐसे बोलते हैं ना, लेग पीस, टंगड़ी, ऐसा कुछ है ना। तो ओल्डर टाइम्स में जब मेहमान आया करते थे और लंबे समय के लिए आया करते थे, और खाना पहले क्या होता था, ऐसे पनीर दाल ये सब छोले वगैरह तो होते नहीं थे, मैं बहुत पहले के टाइम की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त नॉन वेज खिलाया जाता था, है ना। अब जब मेहमान आया तो गर्मा गर्म नॉन वेज खिलाया, मतलब लेग पीस ऑफर किया, तो बड़ा अच्छा लगा मेहमान को, खूब खातिरदारी हो रही है। लेकिन जैसे ही उसको 10 दिन 15 दिन हो गए, भई आज के टाइम पे देखो, आजकल तो 24 घंटे में मेहमान से ऐसे बोर से हो जाते हैं ना, एक दिन खातिरदारी के, अगले दिन बेचारे को चाय भी खुद ही बनानी पड़ती है ना? तो अब 10-15 दिन में उसकी खातिरदारी कम हो गई। तो जो होस्ट होता था, घर वाले होते थे, वो उस मेहमान को ठंडा शोल्डर, गिव अ कोल्ड शोल्डर, ठंडा शोल्डर परोसना शुरू कर देते थे। इससे वो मेहमान समझ जाता था कि अब मेरा जाने का वक़्त आ गया है। मतलब अब जो होस्ट है वो ये कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे, है ना? इसलिए ठंडा खाना परोसना शुरू कर दिया, तो वहाँ से चलता बनता था। तो मतलब अवॉइड करना शुरू कर दिया, गिव अ कोल्ड शोल्डर। नाउ हाउ टू यूज़ दिस इडियम इन अ सेंटेंस? सपोज़ आई से कि आफ्टर 5 इयर्स आई वेंट टू हिज हाउस टू मीट हिम, बट ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर। उसने मुझे ज़्यादा भाव नहीं दिया, मुझे अवॉइड करा, ठीक है? तो अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना। पुल द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है द लास्ट इन द series of unpleasant events. The last in the series of unpleasant इवेंट्स। आपके साथ बुरा होता जा रहा है, होता जा रहा है, और अब आप कह रहे हैं बस बहुत हो गया, अब मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है? तो इट मस्ट बी वी आई वांट टू पुल द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब बस अब बहुत हो गया, अब इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो जो सीरीज़ चल रही थी आपकी अनप्लीजेंट सीरीज़ की, उसमें लास्ट, पुल द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है? बी इन टाइट कॉर्नर का मतलब क्या हो गया? बी इन टाइट कॉर्नर का मतलब हो गया डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ना, ओके? इग्नोरिंग हिज फादर्स वार्निंग्स ही सेड एन एलिफेंट इन द रूम टू हिज मदर। इग्नोरिंग हिज फादर्स वार्निंग, अपनी अपने पापा की वार्निंग को उसने इग्नोर किया, है ना? और क्या कहकर उसने क्या कहा अपनी माँ को? एन एलिफेंट इन द रूम। तो एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? चलो अपन ये मान के चलते हैं कि हमें इस इडियम का मीनिंग नहीं आता। कैसे अप्रोच करना है सेंटेंस को? कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? जहाँ-जहाँ वर्ड मीनिंग दे रहा है। द एलिफेंट गॉट स्टक इन द रूम, क्या कमरे में एक एलिफेंट फँस गया? नहीं। देयर इज़ एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, समवन बिगिन्स टू सस्पेक्ट, और समवन हाइडिंग इन द रूम, रूम को रूम से ले लिया, वर्ड मीनिंग ले लिया, काट दो, ठीक है? समवन बिगिंस टू सस्पेक्ट, कोई व्यक्ति शक करना शुरू करा। अब दोनों में अब थोड़ा-सा तो हमें अपना नॉलेज भी लगाना पड़ेगा जो हमने पढ़ा है। तो एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है, अब देखो एलिफेंट है, अब रूम में कोई चींटी या कोई मक्खी तो है नहीं जो दिखेगी नहीं। एलिफेंट है इतना बड़ा, तो तुम्हारा जो मुद्दा है और इश्यू है तुम्हारे सामने है, लेकिन लोग उस पे बात करना चाहते ही नहीं है, उसको अवॉइड करते हैं। जैसे आज के टाइम पे भी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट पीपल अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर मेंटल स्टेट, नहीं बात करते हैं वो, है ना? और ऐसे घुट घुट कर लोग कुछ बीमार हो जाते हैं, किसी को स्ट्रेस हो जाता है, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन इसको क्या कर रखा है लोगों ने? अवॉइड, ठीक है? तो एक ऐसा ऑब्वियस इश्यू जिसको, जो ऑब्वियस है लेकिन लोग इसके इसके बारे में बात करना अवॉइड करते हैं, तो देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ओनली दोज हैविंग ब्लू ब्लड कैन dethrone the evil autocrat and restore equilibrium। केवल वो लोग जो ब्लू ब्लड है, मतलब कैसे लोग हैं? कैन dethrone, dethrone मतलब सत्ता से हटा सकते हैं किसको? एविल ऑटोक्रेट लोगों को, जो एविल है, अच्छे नहीं है। एंड रीस्टोर इक्विलिब्रियम, और वापस से वो हार्मनी लेकर आ सकते हैं, वो इक्विलिब्रियम लेकर आ सकते हैं, बैलेंस लेकर आ सकते हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है क्या इसका मतलब? विजिलेंट नेचर, विजिलेंट मतलब आप बहुत कॉशियस हैं, हीटफुल हैं, बहुत ध्यान देते हैं चीजों पे, चौकन्ने हैं। बिटर रिलेशंस नहीं, एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। ब्लू ब्लड का मतलब होता है हाई क्लास, नोबिलिटी।
हाई क्लास, रॉयल लोग और नोबिलिटी, शाही। शाही लोगों के खून के लिए आता है ब्लू ब्लड, ठीक है? शाही लोगों के लिए, तो वो ही हटा सकते हैं, ठीक है? ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखो, गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है कि भई जैसे गो डाउन इन फ्लेम्स को कैसे करोगे? फ्लेम्स मतलब लपटें होता है, ठीक है? होता हुआ क्या, जैसे अगर हम इसको इमेजिन करें, एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, गो डाउन इन फ्लेम, सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, उड़ नहीं पाया, थोड़ा-सा उड़ा और क्रैश हो गया और नीचे गिर गया और आग लग गई। तो गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब आपने एफर्ट्स लगाए फिर भी क्या हो गया, फेल हो गए आप। तो गो डाउन इन फ्लेम्स में देखो, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली नहीं, क्रैश एंड बर्न जैसा मैंने आपको बताया, वर्ड मीनिंग तो आएगा नहीं ना। टू बर्न फिर से बर्न, क्योंकि फ्लेम है ना, आग, तो आग को देखो बर्न से ले लिया, क्रैश से ले लिया, डिस्ट्रॉय से ले लिया और बर्न से ले लिया। वर्ड मीनिंग वाला कभी भी आंसर नहीं होता, इसका एक फिगरेटिव मीनिंग निकलना चाहिए कि भाई फेल हो गए बहुत बुरी तरह से, स्पेक्टेक्युलरली, बहुत ही बुरी तरह से फेल होना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, द प्लेयर्स लाइक द कोच। प्लेयर्स जो है वो कोच को पसंद करते हैं क्योंकि ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब कैंडिड, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है इन डीलिंग विद देम। तो डाउन टू अर्थ है क्या? आप डाउन टू अर्थ कैसे लोगों को बोलते हो? ऐसे लोगों को बोलते हो ना जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, सही बात करते हैं, हवाई के लिए नहीं बनाते, बहुत सेंसिबल होते हैं, इमोशनल होते हैं, ऐसे लोगों के लिए। अच्छा वैसे भी देखो, बाय एंड लार्ज, फार एंड वाइड एंड सिक एंड टायर्ड तो होगा ही नहीं। सिक एंड टायर्ड का मतलब है भाई आप थक चुके हो आप, ये तो साफ-साफ पता लग रहा है। सिक एंड टायर्ड, ऑफ ऑफ आता है फिर इसके बाद। जैसे मैंने कहा भाई आई एम फेड अप विद ऑल दीज़ कंप्लेंट्स नाउ, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ इन इन कंप्लेंट से। आई एम टायर्ड ऑफ योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे बर्ताव से परेशान हो चुकी हूँ। तो सिक एंड टायर्ड मतलब बस अब बहुत हो चुका, है ना? अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से, मतलब आप क्या शो कर रहे हैं? यू आर अनॉयड। आप शो कर रहे हैं कि आप अनॉयड, आप गुस्सा, इरिटेटेड है। फार एंड वाइड का मतलब होता है ओवर अ लार्ज एरिया, ओवर अ लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया के लिए। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है मोस्टली, ठीक है? मोस्टली मीन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, यू वांट टू टॉक अबाउट कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज एक्सटेंट। डाउन टू अर्थ कैसे लोग होते हैं? वही प्रैक्टिकल, सेंसिबल, तो डाउन टू अर्थ है ना? आई इनवाइटेड देम टू माई एनिवर्सरी डिनर। मैंने उनको हमारी एनिवर्सरी के डिनर पे इनवाइट किया, बट दे हैड अदर प्लान्स, उनके कुछ और प्लान्स थे, इसलिए दे डिसाइडेड टू पोलाइटली डिक्लाइन। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे पोलाइटली मना कर देंगे, विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट अ लेटर डेट। ये कहकर के भाई हम कभी किसी और दिन आएंगे, है ना? तो क्या इसका आपके पास में इडियम है इसके लिए? टू स्पॉइल अ मोमेंट। टू स्पॉइल अ मोमेंट का मतलब होता है डिसरप्टिंग और रूइन अ पॉजिटिव और एन्जॉयबल सिचुएशन, ठीक है? इसका मतलब होता है डिसरप्टिंग और रूइन अ पॉजिटिव और एन्जॉयिंग सिचुएशन। टू स्पॉइल अ मोमेंट मतलब आपने डिसरप्ट कर दिया, आपने बर्बाद कर दिया एक बहुत अच्छा एन्जॉयबल सिचुएशन, उसको बर्बाद कर दिया। टू टेक अ रेन चेक का मतलब होता है टू पोलाइटली डिक्लाइन एन ऑफर, किसी प्रस्ताव को पोलाइटली मना करना, ठीक है? पोलाइटली मना करना। कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, कि बस आज का हो गया। मैं अपनी लास्ट क्लास के बाद, जैसे जब भी मेरी लास्ट क्लास होगी, मान लो 6 बजे है, 7 बजे है, तो मैं कह सकती हूँ नाउ आई कॉल इट अ डे। अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं और काम नहीं करूँगी। और जब व्यक्ति थक कर सोने जाता है उसके लिए कौन से इडियम थे? हिट द सैक, सोने जाना, और हिट द हे, दोनों होते हैं। हिट द सैक और हिट द हे मतलब भूसा होता है और सैक मतलब बोरी होता है। तो जैसे किसान है, वो थक के बोरी पे ही सो गया, भूसे पे ही सो गया, थक हार के सो जाना मीन्स गो टू बेड, ठीक है? तो यहाँ हो गया आपका कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग। टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब नॉट टेकिंग समथिंग सीरियसली, इसका मतलब है टू नॉट टेकिंग समथिंग सीरियसली, किसी बात को सीरियसली ना लेना। डोंट
डोंट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, अरे उसकी तो आदत है ना, व्हाई आर यू गेटिंग इरिटेटेड, उसकी तो आदत है, तो डोंट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। चलिए, आंसर इसका क्या होगा, टू पोलाइटली डिक्लाइन, ये रहा आपका आंसर, टू टेक अ रेन चेक, आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, गिफ्ट ऑफ द गैप, अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है एंड आई वांट सम पीपल, इसके लिए आप सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे, अगर ऐड निकालते हैं तो वी नीड सम कैंडिडेट्स हु आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, हु हैव गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब उनमें बोलने की कला है, बोलने की कला होगी तो ही वो क्लाइंट के पास जाके अपने प्रोडक्ट को बेच कर आ सकता है, बोलने की कला होना है ना, वाक पटु होना, ऐसे लोग क्या होते हैं, आर्टिक्यूलेट, जो बोलने में माहिर है, आर्टिक्यूलेट है, इलोक्वेंट है, ठीक है, एंड सिल्वर टंग्ड है, सिल्वर टंग्ड, ये तो है सिल्वर टंग्ड। सिल्वर स्पून क्या होता है, सिल्वर स्पून कहते हैं ना, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, मतलब born in a wealthy family, wealthy family, born in a wealthy family, एकदम ऑप्यूलेंट और रिच फैमिली में, हरे भरे परिवार में पैदा होना, तो आप कहते हैं कि वो तो बचपन से ही चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था, मतलब वो अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। और सिल्वर टंग्ड मतलब कैसे लोग होते हैं ये, दे आर वेरी परसुएसिव, वो मना लेते हैं, राजी कर लेते हैं, जैसे समझाने के लिए कहूँ तो इतनी बोलने की कला होना कि गंजे को भी तेल बेचाएं, कहते हैं ना सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को ऐसा होना चाहिए कि वो जिसके बाल नहीं है उसको भी तेल बेच दें, इतना बोलने की कला होना, है ना। तो कैसा व्यक्ति है वो, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब बोलने की कला होना। नेक्स्ट देखो, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज स्टूडेंट्स बट गुड नेचर्ड, अपने स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, जैसे कि मैं, बट गुड नेचर, लेकिन नेचर अच्छा है, तो हिज आईज आर बिगर देन हिज स्टमक, जब आप ये इडियम का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है यू हैव टेकन मोर फूड देन दे कैन एक्चुअली ईट, मतलब टेकन मोर फूड, ठीक है, देन यू कैन ईट, आपने जितना आप खा सकते हो, जितना खा सकते हो उससे कहीं ज्यादा भोजन ले लिया है, तो देखो ये क्या है, हिज आईज आर बिगर देन हिज स्टमक, पेट इतना नहीं है लेकिन खाना बहुत ज्यादा ले लिया है। हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, मतलब ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत ही काइंड, बहुत काइंड एंड गुड नेचर्ड, गुड नेचर्ड। अब भाई दिल को किससे एसोसिएट करते हैं, इमोशन से, है ना, तो अगर आप बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि आत्मा का पहला हमारा बिहेवियर ही कैसा होता है, प्रेम करना, है ना, तो अगर व्यक्ति अच्छे नेचर का है, लोगों की मदद करता है और बेनेवोलेंट है, तो कहेंगे उसका दिल सही जगह पर है, मतलब दिल सही काम कर रहा है, मीन्स वो कैसा है, गुड नेचर्ड है, तो आंसर तो हमारा यही हो गया। ही हैज अ बिग माउथ मतलब ही टॉक्स टू मच, टॉक्स टू मच बहुत ज्यादा बोलता है, और बहुत ज्यादा बोलने की वजह से वो कैसा हो जाता है, इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट हो जाता है, क्या मतलब, ही रिवील्स द सीक्रेट्स, क्योंकि बड़बोला होता है ना तो वो कैसा हो जाता है, डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट हो जाता है, डिस्क्रीट तो होता है सीक्रेट, देखो ये वाला, ये जो डिस्क्रीट है ना, इसका मतलब होता है सीक्रेट, इनडिस्क्रीट हो गया मतलब सब बता दिया, इतना बोलता है कि जिसको सीक्रेट बात रखने के लिए कहा था वो भी उसके पेट में बात नहीं पची और बता दिया। और ये जो डिस्क्रीट है, इस डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भिन्न, एकदम अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिज हार्ट मिसेज अ बीट, मतलब आपको क्या मिल गया है, कोई सडन, आपको कोई सडन एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे सडन सरप्राइज हो गया, कोई सरप्राइज मिल गया, कोई आपको एक्साइटमेंट हो गई सडनली किसी चीज की, आप सडनली एजिटेटेड हो गए, नर्वस हो गए, तो ऐसे नहीं कहते और एक पल के लिए तो मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी, मतलब मेरे दिल ने मिस कर दी थी एक हार्ट बीट, मतलब मैं इस न्यूज को सुन के स्तब्ध रह गई, स्पेल बाउंड रह गई, चकित रह गई, या कुछ देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई, ठीक है। तो कहते हैं कि हम बोलते हैं कि ऐसा लगा एक पल के लिए जैसे दिल की धड़कन रुक गई हो, मतलब मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गई, बहुत शॉक्ड हो गई, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस में ले सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मैंने कहा किसी को कि भाई यहाँ पर ऐसे पत्थर हैं और मैंने किसी को काम दिया कि इनमें से किसी एक पत्थर के नीचे हीरा है, कहीं से भी ढूंढ के लाओ,
अब जो व्यक्ति है, जिसको मैंने ये काम सौंपा, मैंने उससे कहा कि किसी भी पत्थर को कैसा मत छोड़ना, नो स्टोन अनटर्न्ड, अनटर्न्ड मत छोड़ना, जितना कर सकते हो पॉसिबल एफर्ट उतने लगाना, ठीक है? कोई कसर मत छोड़ना। तो किसी भी स्टोन को अनटर्न मत छोड़ना, कहीं तुमने ये छोड़ दिया इसी के नीचे वो हीरा हो मान लो, है ना? यहीं पे हीरा हो, तो क्या मीनिंग होगा इसका? जैसे हमने बोला कि उसका सिलेक्शन हो गया है और उसने टॉप किया है, शी हैज़ रियली लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, जब उसने मेहनत करी कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है? तो टू विन एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल, जो अवेलेबल है उसको सारे को जीत जाओगे। टू कंट्रोल अ पर्सन कंप्लीटली, किसी व्यक्ति को कंट्रोल करोगे, ठीक है? टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, हाँ, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए वो सब कुछ कर देना जो पॉसिबल है आपके लिए, कोई कसर ना छोड़ना। और टू ट्रीट समवन और समथिंग एज़ इफ ऑफ नो इम्पोर्टेंस, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ ऐसे ट्रीट करना कि वो उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है? नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट एंड लॉस्ट माय वॉलेट, जब मैं इजिप्ट गया और मेरा वॉलेट वहाँ खो गया एंड पासपोर्ट खो गया, आई वाज़, क्या कर रहा था मैं? सोचो अगर किसी का इजिप्ट में अ पासपोर्ट खो जाए, वॉलेट खो जाए तो क्या हो जाएगा? रोल अप योर स्लीव्स का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर अ टास्क, किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाना, है ना? अब आपको कैसे घुमाता है एग्जामिनर, आप क्या करते हो, इडियम्स के वर्ड मीनिंग को ही ध्यान में रखते हो बस, जबकि इसका फिगरेटिव मीनिंग होता है। एक तो होता है फोल्ड माय स्लीव, जैसे किसी इस गुस्से में कह रहे हैं और झगड़ने के लिए उसकी तरफ जा रहे हैं, अभी बताता हूँ तुझे, ऐसे फोल्ड स्लीव कर रहे हैं, स्लीव्स को फोल्ड कर रहे हैं कि आप उससे लड़ने जा रहे हैं, बट नहीं, आप ये भी तो कहते हैं अच्छा लाओ मैं इस काम को करता हूँ, मैं लगाता हूँ कूलर, मैं करता हूँ इसे ठीक, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू बिगिन अ टास्क। आप किसी टास्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, स्पेशली किसी डिफिकल्ट टास्क या हार्ड वर्क के लिए। पुटिंग माय नोज टू द ग्राइंड स्टोन का मतलब है वर्क हार्ड कंटिन्यूअसली, इसका मतलब है वर्क हार्ड कंटिन्यूअसली। ग्राइंड स्टोन पे क्या होता है, एक तो आप किसी भी चीज की धार को कैसे शार्प करते हैं, किसी पत्थर पे रगड़ कर, है ना? एक मशीन होती है, उसमें कुछ ऐसा व्हील होता है और ब्लेड होती है, वो चलता रहता है और यहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यहाँ कॉर्नर में उसको रखा जाता है, जैसे चाकू है, तलवार है, उसकी धार को, और वो चलता रहता है और इसकी धार मजबूत होती जाती है, होती जाती है। तो आपने क्या करा, पुटिंग माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन, आपने अपनी नोज को ग्राइंड स्टोन पे लगाया, मतलब आप मेहनत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, ठीक है? वर्क हार्ड कंटिन्यूअसली। वर्किंग माई फिंगर्स टू द बोन का मतलब होता है वर्क एक्सट्रीमली हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वही सेम, वर्क हार्ड कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए, ये भी मेहनत करना है, ठीक है? वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अप इन अ क्रीक विदाउट अ पैडल का मतलब होता है इन डिफिकल्ट एंड ट्रबलसम सिचुएशन, इसका मतलब है इन वेरी डिफिकल्ट, इन वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रबलसम सिचुएशन, आप बहुत मुसीबत में, स्पेशली ऐसी मुसीबत जिससे बाहर आने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? नो इजी वे टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो अब आप क्या कह रहे हैं, दूसरे देश में हैं, पासपोर्ट खो गया है, आपका वॉलेट खो गया है, क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी टास्क के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, नहीं आप मुसीबत में पड़ चुके हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, आंसर है डी। जॉन वॉज ऑलवेज डैश अबाउट बिकमिंग अ मिलियनर विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, सोचो, मेहनत करना नहीं चाहते लेकिन करोड़पति बनना चाहते हैं, तो क्या है वो, अ स्टोम इन अ टी कप, स्टोम इन अ टी कप का मतलब होता है राई का पहाड़ बना देना, इसका मतलब टू मेक अ ग्रेट फस, टू मेक अ ग्रेट फस, फस का मतलब होता है बतंगड़ बना देना, ओवर अ ट्राइवियल इश्यू, छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा बना देना, ट्राइवियल मतलब नगण्य, तुच्छ, ठीक है? तो अस्टोम इन अ टी का मतलब राई का पहाड़ बना देना, इतनी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना देना, अननेसेसरी उसको एग्जैजरेट करना। ईटिंग लाइक अ हॉर्स मतलब टू ईट अ लॉट, टू ईट अ लॉट मतलब जो व्यक्ति बहुत खाता है कौन होता है, वोरेशियस होता है, वोरेशियस है, ग्लटन है, गॉबलर है, ये बहुत खाते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आपके पास आए ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है टू कंज्यूम अल्कोहल इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा शराब पीना, इन लार्ज अमाउंट बहुत ज़्यादा शराब पीना,
ठीक है? जिसको शराब पीने की सनक होती है उसको क्या कहते हो आप? डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया शराब पीने की सनक, और जो बिल्कुल शराब नहीं पीता वो टी टॉटलर होता है, जो बिल्कुल शराब नहीं पीता, टी टॉटलर जो बिल्कुल शराब नहीं पीता, ठीक है? अच्छा, ईट लाइक अ हॉर्स मीन्स बहुत ज़्यादा खाना, बिकॉज़ मे बी यू हैव अ वेरी लार्ज एपेटाइट, आपको आपका आपकी जो भूख है, खुराक है वो ज़्यादा है। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है? आप बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सोचते हो, डे ड्रीम करते हो, हवाई किले बनाते हो, डे ड्रीमिंग करना, इम्प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचना। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, कैसल होता है महल, किले, और एयर हवाई किले बनाना मतलब बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात करना, सपने देखना, दिन में सपने देखना। हैविंग एन एस अप हिज स्लीव्स का मतलब होता है सीक्रेट एडवांटेज और हिडन रिसोर्स। अ सीक्रेट एडवांटेज और अ हिडन रिसोर्स, जिसको आपने किसके लिए बचा कर रख रखा है, आप उसको हिडन रखते हो तब तक जब तक यू नीड इट, आपको जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़ी हो, और समय आने पर आप उसको निकाल कर देते हैं। इफ यू हैव एवर नोटिस्ड द पीपल हू प्ले कार्ड्स, जो ताश पत्ती खेलते हैं, तो वो हमेशा बड़े पत्ते को, इक्के को, और बेगम को, जो भी है ना, किंग, क्वीन, इनको बचा कर रखते हैं बड़े पत्तों को लास्ट के लिए, और फिर लास्ट में अपनी चाल चलते हैं और गेम को जीत जाते हैं, है ना? तो उसका मतलब क्या है? ऐसे हैविंग एन एस अप इन हिज स्लीव, स्लीव्स में छुपा रखा है ना? एस अप, और एस का मतलब होता है बड़ा पत्ता, इक्का, इक्के को छुपा रखा है और जरूरत पड़ने पर मैं इसको दिखाकर जीत जाऊंगा, ये इसका मतलब है ना? तो जॉन क्या करता था? मिलियनेयर बनने के सपने देखता था विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। तो क्या करता था? बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, हवाई के लिए बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं के बाद, शी कंटिन्यूड विद हर एंडेवर, वो अपने प्रयासों के साथ जारी रही, ये दर्शाते हुए, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट शी हैज नर्व्स ऑफ स्टील, स्टील रिप्रेजेंट करता है बच्चों रेजिलियंस को, रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ को, ठीक है? अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी की कहीं बात नहीं हुई। एन एब्सेंस ऑफ फियर एंड एंग्जायटी, देखो अगर कोई बहुत रेजिलिएंट और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ उसके अंदर है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डर नहीं है, उसको फियर नहीं है, एंग्जायटी नहीं है, ऐसा नहीं है। बट वो जानता है कि हाउ टू डील विद फियर, नेगेटिविटी, फेलियर एंड एंग्जायटी, एंड वो जानता है कि कैसे डिटर्मिन्ड रह के परसिस्टेंट रहना है। तो आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, द पीपल हु नो हाउ टू बी फ्लेक्सिबल एंड रेजिलिएंट, दे नो कि कैसे कंसिस्टेंट रहना है ना? उससे आगे कैसे निकलना है। तो क्या होता है, ऐसे लोग बड़े नॉट इजीली, अब इनको क्या कहोगे आप? ये लोग नॉट इजीली परप्लेक्स्ड, ये आसानी से परेशान नहीं होते, है ना? बहुत आसानी से एक्साइटेड नहीं होते, बहुत आसानी से नहीं होंगे। कैसे रहते हैं? काम, काम और कंपोज्ड रहते हैं, ये शांत रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं क्या? या फिर द कैपेसिटी टू मेंटेन कंपोज़र, शांति बनाए रखना, कामनेस बनाए रखना? व्हेन, कब? व्हेन स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होता है। देखो देयर आर सम पीपल, वो बहुत काम रहते हैं, मतलब दीज़ पीपल आर नॉट ईज़िली अफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं आप? अनरफल्ड, अनरफल्ड कहेंगे, अनफ्लैपेबल कहेंगे, आप इनको सैंक्रोइड कहेंगे। आसानी से हिलते-डुलते नहीं है ये, इनको स्ट्रेस में भी काम रहना आता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? ऐसे लोगों के लिए इडियम क्या है? नर्व्स ऑफ स्टील, मतलब उनकी नर्व्स स्टील की है, मीन्स दे आर वेरी रेजिलिएंट। उनको पता है कि भई अभी अगर कोई ऐसी खबर आ गई तो ऐसे ज़ोर-ज़ोर से दहाड़ के रोना नहीं है। दे आर वेरी काम, दे अंडरस्टैंड थिंग्स एंड दे रिमेन काम। ऐसे लोगों को अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल और सैंक्रोइड कहते हैं। दीज़ पीपल आर वेरी काम, ठीक है? इन स्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टी और स्ट्रेस, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स क्रिसमस एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट मेक्स मी बिलीव दैट लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लेजेंट। क्रिसमस है और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है ना? मुझे ऐसा विश्वास दिला रही है ये चीज की जिंदगी कितनी खूबसूरत है, प्लेजेंट है, वंडरफुल है। आई एम अप इन द एयर, अप इन द एयर का मतलब होता है यू आर अनसर्टेन, आप अनसर्टेन है, एंड यू आर इन डाउट, आप डाउट में है। मतलब आप कैसे हो गए? आप हो गए इनडिसिसिव, आप इनडिसिसिव हो गए, निर्णय नहीं ले पाते, मतलब यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस,
सिटिंग ऑन द फेंस मतलब यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन बिकॉज यू आर इन डाउट, सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है। आई एम फेसिंग द म्यूजिक मतलब बी कन्फ्रंटेड विद द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, बी कन्फ्रंटेड विद द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, इसका मतलब है, व्हाट डज इट मीन, आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए तैयार है ना उन्हें भुगतने के लिए। मिलिट्री में जब किसी को गलती के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता था, तो उसके लिए जाते टाइम, टर्मिनेशन के टाइम म्यूजिक बजाया जाता था, बैंड बजाया जाता था। वहीं से इडियम निकला है कि ध्यान रहे, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी और तुम फेल हो गए तो जस्ट बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, तैयार है ना उसका टू फेस द म्यूजिक मतलब उसके परिणामों को भुगतने के लिए, परिणाम भुगतने के लिए तुम तैयार है ना, तो फेस द म्यूजिक। आई एम चेंजिंग माई ट्यून मतलब आई एम चेंजिंग माई ओपिनियन, तो ऑल्टर योर ओपिनियन, ऑल्टर योर ओपिनियन और योर एटीट्यूड, ठीक है, अपने ओपिनियन को बदलना, अपने पर्सपेक्टिव को बदलना। लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज, यस, लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज मतलब सब अच्छा अच्छा है, सब हैप्पी है, ठीक है, सब कुछ बहुत सुंदर है, कुछ भी स्ट्रगल नहीं है लाइफ में, ये इसका मतलब है। We need to make sure the criminals like those get more from the authorities than a very mild punishment. A very mild punishment के लिए क्या है? A slap on the wrist, कराया ना हमने previous classes में, a slap on the wrist, ठीक है। इसी के लिए होता है rap on the knuckles, रैप ऑन दी नकल्स, इसके लिए इडियम है रैप ऑन दी नकल्स, ठीक है। और एक इडियम है ना ड्रैग और हॉल, ड्रैग और हॉल ओवर द कोल्स, ओवर दी कोल्स, इनका मतलब है डांटना, फटकारना, ठीक है, डांटना और फटकारना, किसी को स्कोल्ड करना, तो इसको, ये तो है माइल्ड पनिशमेंट, ये थोड़ा बहुत डांटना फटकारना, रेप्रिमांड, स्कोल्ड। एंड एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, इसका मतलब हो जाएगा टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। देखो क्या मतलब है इसका, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना ग्राइंडस्टोन, ग्राइंडस्टोन क्या होता है, किसी भी चीज के औजार की धार को तेज करने के लिए यूज किया जाता है, तो एक ग्राइंडस्टोन वाला था, उसको किसी ने बोला, अब ये सबके ओरिजिन है, आपको कहानियां पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप बस देख लो कैसे कैसे इसका ओरिजिनेट हुआ था, कैसे बना था ये। तो उसने ग्राइंडस्टोन की तारीफ करी, ठीक है, और तारीफ करी और उससे कहा कि आप मेरी कुल्हाड़ी को शार्प कर दो, तो उसने तारीफ करी, तारीफ करना एक बहाना था, उसका मेन मोटिव क्या था, उसका स्वार्थ क्या था, उसे अपनी एक्स को, उसे अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करवाना था, तो वहां से निकला है, देखो एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब उसने अपनी कुल्हाड़ी दी ग्राइंड करने के लिए, लेकिन उसका मोटिव कैसा था, सेल्फिश मोटिव था, है ना। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जो शुरू में आपको खराब लगता है पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होते हैं। आपकी नौकरी चली गई, अभी आप रो रहे हैं, लेकिन 15 दिन बाद आपको बहुत अच्छी नौकरी मिली, तो आप क्या कहेंगे, नौकरी जाना क्या था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन और ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू समबडी, आपने किसी के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा का वैसा आपको मिला, तो अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, जैसा आपने किया वैसा का वैसा आपको मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In life, there will be many situations where you have to choose between the devil and the deep blue sea. इसका मतलब होता है you have to choose between two equally unpleasant situations, unpleasant choices. ठीक है, two equally unpleasant, equally unpleasant choices. आपके पास दो equally unpleasant choices हैं, दोनों ही खराब हैं, दोनों में से आपको चुनना है, तो बताओ। टू बी इन अ डीप सी का मतलब होता है इन ट्रबल, ठीक है। टू बी इन अ गुड कंडीशन मतलब प्रिस्टीन, बहुत अच्छी कंडीशन में होना, प्रिस्टीन होना, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था अभी, इन द पिंक, और क्या बताया था, इन द पिंक था, और एज फिट एज अ फिडल, एट फिट एज फिट एज अ फिडल, एज फिट एज अ फिडल, बहुत अच्छी कंडीशन में होना। और टू चूज वाइजली नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, टू बी इन अ डिलेमा टू चूज, आपको डिलेमा कंफ्यूजन है चूज करने के लिए। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू प्रिवेरिकेट,
आप क्या कर रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू प्रिवैरिकेट, मुद्दे से भटका रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सर्कमलोक्यूशन। इन दोनों का मतलब क्या है? टू स्पीक मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। पापा ने पूछा 10,000 रुपए का हिसाब दो, कहाँ गए? और आपने खर्च कर दिया। आप इधर उधर की बातें करोगे तो पापा क्या कहेंगे? स्टॉप प्रिवेरिकेटिंग एंड कम टू द पॉइंट, स्टॉप सर्कमलोक्यूशन, इधर उधर की बातें करना बंद करो और मुद्दे पर आओ। मुद्दे पर आने के लिए क्या होता है? कट टू द चेस, कट टू द चेस, डायरेक्टली मुद्दे की बात करो, इधर उधर की बातें मत करो। ठीक है, तो बीट अराउंड द बुश का मतलब हो गया टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। टू गो अराउंड द बुश, देखो बुश को बुश से ही ले लिया, यहाँ पे भी बुश बुश से ही ले लिया, झाड़ियां। तो वर्ड मीनिंग वाला तो ऑप्शन करेक्ट होगा ही नहीं। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट और टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, हाँ तो ये आंसर होगा आपका सी। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करना अवॉइड कर रहे हो आप। ठीक है, और टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट चीज के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो विच करियर ही विल चूज, मुझे नहीं पता वो कौन सा करियर चूज करेगा। ही डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, अभी अभी बताया था। अब वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को लेने में अगर डिले कर रहा है तो मतलब अनसर्टेन है ना, तो क्या है? सिटिंग ऑन द फेंस। अब वो क्या करेगा बताओ? वो करेगा प्रोक्रेस्टिनेशन, वो करेगा प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टालेगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? इनडिसिसिव, उसको डिसीजन नहीं लिया जा रहा है उससे, क्योंकि वो कंफ्यूज है। तो कैसा है? एम्बिग्यूअस, एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट, और कैसा है? इक्विवोकल, इक्विवोकल। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? डिदर करेगा, डिदर है, स्विदर है, चीजों को टालेगा ना। और क्या करेगा? ऑसिलेट, ऑसिलेट, वैसिलेट। इसके लिए देखो इडियम्स है, ऑसिलेट, वैसिलेट है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब आप कभी क्या कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। कभी आपने कहा हाँ मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूंगा, कभी कह रहे हो नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं वहां जाऊंगा, कभी कह रहे हो नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इनडिसिसिव हो रहे हैं। ब्लो हॉट एंड कोल्ड एंड डिली डिली डैली, डिली डैली एंड शिली शैली, डिली डैली एंड शिली शैली, इन सब का मतलब होता है यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन, यू आर कंफ्यूज, यू आर इन अ डिलेमा, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, यू आर डूइंग प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सब ध्यान रखना आप इसके साथ में। ठीक है, एज क्लीन एज अ विसल का मतलब होता है नो गिल्टी ऑफ हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, मतलब यू हैव नो गिल्टी, नो गिल्टी दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। भाई किसी को जैसे कोई सबूत नहीं मिला तो उसको कैसे छोड़ दिया गया? मतलब ही इज एज क्लीन एज अ विसल, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो गिल्टी नहीं है। टर्न्स अ ब्लाइंड आई मतलब आपने किसी चीज को अनदेखा कर दिया, अनदेखा करना। और टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनसुना करना, ये तो अनदेखा करना और ये है अनसुना करना। स्पिल द बीन्स मतलब टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जिसका मतलब क्या होता है? टू रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील करना, उजागर करना। आंसर हो गया सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमर वॉज लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय हिज बिजनेस पार्टनर्स, उसके बिजनेस पार्टनर्स ने अमन को एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया था। तो हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई, हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे अपन कहते हैं ना, अरे नहीं नहीं इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये फॉर्मेलिटी करना इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट है। हेड एंड शोल्डर्स अबव का मतलब होता है बेटर देन अदर पीपल, मतलब यू फील दैट यू आर सुपीरियर, यू आर सुपीरियर टू अदर्स। मतलब ऐसा इंसान कैसा होगा भाई? ऐसा इंसान तो सुपरसिलियस होगा, ये तो घमंडी होगा, ये तो सुपरसिलियस होगा, कंसीटेड होगा, ईगोइस्ट होगा, एरोगेंट होगा, पॉम्पस होगा। ठीक है, एरोगेंट, ये घमंडी है, नार्सिसिस्टिक टाइप लोग, ईगोइस्ट है ना। तो हेड एंड शोल्डर अबव, सिर ऊंचा, शोल्डर ऊंचे, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मतलब अपने आप को क्या मानना? सुपीरियर मानना, एंड ये मानना कि ऑल द अदर पीपल आर इन्फीरियर टू यू। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विथ कंप्लीट एफर्ट, आप जितना कर सकते हो ना उतना करना, विथ कंप्लीट एफर्ट। कहते हैं ना, मैंने अपने बिजनेस में अपना हार्ट एंड ब्लड लगा दिया, मतलब जो कर सकता था वो कर लिया, जितनी मेहनत कर सकता था उतना कर लिया, हार्ट एंड सोल। उसने एग्जाम की तैयारी की थी पूरे दिल से और आत्मा से, मतलब
एकदम अपना पूरा एफर्ट लगाया था। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, हाई एंड ड्राई। ठीक है। अच्छा देखो, आपको किसी ने मुसीबत में छोड़ दिया, इसके लिए एक इडियम और है, समवन टू लीव समवन इन द लर्च। इसका मतलब भी क्या है? टू अबैंडन, छोड़ देना किसी को विदाउट एनी हेल्प एंड रिसोर्सेज। कोई रिसोर्सेज नहीं है उसके पास, आपने उसको बीच मझधार में छोड़ दिया। ठीक है। सेक्रेड काउ एक ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो कि कैसा है? इम्यून फ्रॉम क्रिटिसिज्म, इम्यून फॉर क्रिटिसिज्म। आप उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उस पर कोई दोष नहीं लगा सकते, कोई आलोचना नहीं कर सकते, एकदम क्वेश्चनिंग से परे है, तो अनक्वेश्चनेबल हो गया, कोई सवाल नहीं उठा सकते। इट मीन्स दिस इडियम इज यूज इन अ वे दैट सम पीपल आर सो रिस्पेक्टेड, कुछ लोग इतने रिस्पेक्टेड होते हैं कि आप चाहकर भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, आपको डर लगेगा एक बार, है ना? तो सम पीपल आर सो रिस्पेक्टेड दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एंड चैलेंजिंग इट, लोगों को डर लगता है उसके खिलाफ आवाज उठाने से। सेक्रेड काउ है भाई। ठीक है। अब जैसे काव है, काव को आप क्या कहते हैं? पवित्र है। अब वो कुछ गलत भी करे तो फिर पवित्र ही है ना? तो आवाज नहीं उठा सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। हैव योर हेड इन द क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। तो बताओ आपको इन सेंटेंसेस में ये देखना है कि किस में इसका यूज सही सही हुआ है ना? इसका मतलब होता है डे ड्रीमिंग करना और इम्प्रैक्टिकल होना। डे ड्रीमिंग जो कि अभी हमने देखा था ना, कैसल इन द एयर, डे ड्रीमिंग करना और इम्प्रैक्टिकल रहना, इम्प्रैक्टिकल होना, बिल्कुल अनरियलिस्टिक होना। तो देखते हैं किस में यूज हो रहा है। ही हैड हिज हेड इन द क्लाउड ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, हो सकता है इम्पॉर्टेंट मीटिंग के दौरान वो ख्याली पुलाव पका रहा हो, सपने में ही हो। द पायलट हैड हिज हेड इन द क्लाउड्स व्हाइल फ्लाइंग अ प्लेन, वर्ड मीनिंग ले लिया कि प्लेन को उड़ाते वक्त पायलट जो है वो उसका सिर क्लाउड्स में था। अब इसका फिगरेटिव मीनिंग लोगे तो भी सोचो, प्लेन उड़ाते वक्त वो कैसे डे ड्रीमिंग करेगा, सपने देखेगा? नहीं हो सकता। They had their heads in the clouds by looking up at the sky. स्काई मतलब स्काई की तरफ देखते हुए उन्होंने अपने हेड को क्लाउड में घुसा लिया ड्यूरिंग अ मीटियोर शॉवर, नहीं। शी हैड हर हेड इन द क्लाउड्स बाय वेयरिंग अ क्लाउड शेप्ड हेड, सब में वर्ड मीनिंग ले रखा है। देखो, केवल ये है जो फिगरेटिव मीनिंग ले रहा है मुहावरे का। तो मतलब पूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान वो पता नहीं कहाँ खोया हुआ था, डे ड्रीमिंग कर रहा था, इम्प्रैक्टिकल था एकदम, है ना? अनरियलिस्टिक बातें कर रहा था। तो इम्प्रैक्टिकल होना आंसर होगा आपका फर्स्ट ए। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक शीप हम यूज करते हैं किसके लिए? अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड अ डिसग्रेस, ठीक है, बाय अ ग्रुप और अ फैमिली। जब परिवार का कोई व्यक्ति या फैमिली का कोई व्यक्ति या किसी ग्रुप का कोई व्यक्ति किसी पर्सन को मानता है कि भाई तुम एक डिसग्रेस हो, एक कलंक हो हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा? वो नाइव, नाइव कौन होता है? नाइव तो होता है आपका ग्रीन हॉर्न, ये तो होगा क्रेड्यूलस, ये होता है गलिबल। नौसिखिया होता है थोड़ा सीधा साधा होता है, नाइव होता है, ठीक है, नियोफाइट होता है, टायरो होता है, इंजेनुअस होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, ये फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर। ठीक है। मिसक्रीन का मतलब होता है, मिसक्रीन मतलब कोई भी क्रिमिनल। अब जो क्रिमिनल होता है वो कुछ गलत करता है तो वो कल्प्रिट होगा, कल्प्रिट है वो। ठीक है। गलत करने वाला परपिट्रेटर है, परपीट्रेटर, परपीट्रेटर जो कुछ गलत करता है। ठीक है। डिसरिप्यूटेबल जिसकी कोई रेपुटेशन ना हो, जिसकी कोई इज्जत ना हो, ये इसका आंसर है। इंटेलिजेंट जो होशियार है, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आप किसी को मानते हैं कि एक डिसग्रेस है, तो परिवार का एक व्यक्ति जिसको आपने माना है कि भाई तुम हमारे परिवार के लिए एक डिसग्रेस हो, तो कैसा व्यक्ति है वो? डिसरिप्यूटेबल, उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है। व्हेन पिग्स फ्लाई, अब सोचो कैसे याद करोगे? व्हेन पिग्स फ्लाई, कभी भी ऐसा हो सकता है कि पिग्स उड़ने लगे? इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो बस वैसे ही देखो, समथिंग दैट विल नेवर लास्ट लॉन्ग, जो कभी लास्ट नहीं करेगा, मतलब क्या कहना चाहिए, परसिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, लंबा नहीं चलेगा। समथिंग दैट विल नेवर डिविएट, जो कभी डिविएट नहीं होगा, अपने रास्ते से नहीं भटकेगा। समथिंग दैट विल गेट कंप्लीटेड और समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ये इसका आंसर है, जो कभी नहीं हो सकता। पिग्स कभी फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड, उसके बिजनेस के फेल होने के बाद में ही हैड टू रिड्यूस स्पेंडिंग एंड एडजस्ट टू अ फ्रूगल लाइफस्टाइल, उसको अपने खर्चे कम करने पड़े, मतलब रिट्रेंच करने पड़े। रिट्रेंच हो गया, कर्टेल हो गया, कर्ब हो गया, ठीक है,
खर्चे कम करने पड़े। खर्चे कम करने पड़े मतलब वो कैसा था? इन द रेड। इन द रेड मतलब कर्ज़े में था। बैंक की पासबुक में जब बैंक से जितना हमने लिया है उतने उससे ज़्यादा खर्च कर दिया तो हमारा कर्ज़ा हो गया बैंक के ऊपर। तो वो पासबुक में रेड से लिखा आता है कि आपका इतना कर्ज़ा है, तो इन द रेड हो गया। मतलब आप कैसे हो अभी? आपकी स्थिति कैसी है? अपनी स्थिति ऐसी है कि वी आर एज़ पुअर एज़ चर्च माउस। मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होना। मतलब हमारे पास इतना ही पैसा है कि हम लग्ज़रियस लाइफ़ तो नहीं जी सकते, बस अपना खाना-पीना खा सकते हैं, है ना? भूख खत्म कर सकते हैं। तो कीप द वुल्फ एट द डोर। कीप द वुल्फ एट द डोर मतलब बस इतना ही पैसा है कि आपके पास खाने-पीने का इंतज़ाम हो रहा है बस। कीप द वुल्फ और कह सकते हैं आप कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इतना ही पैसा हो ना कि बस खाने-पीने का काम चल रहा है, बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं जी पाते, ठीक है? कीप द वुल फ्रॉम द डोर। ज़्यादा पैसा ना होना ठीक है? मतलब हम अभी कैसे हैं गरीब, कम पैसा है ना? और लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ भी इसी के लिए आता है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब है इतना ही पैसा होना कि हाथों से कमाया, कमा के वो उसका खाना लिया और वो खाया। मतलब जो पैसा कमाया हाथों से काम करके वो खाने में गया, बस और कुछ नहीं बच पाता। तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं, ठीक है? और मेक एंड्स मीट का यूज़ कब होता है? मेक एंड्स मीट मतलब बेयरली आप बेयरली क्या कर पाते हो? बेयरली हैव एनफ मनी टू कवर ऑल योर बेसिक नीड्स। इतना ही पैसा होना कि बस आप ना के बराबर अपनी एसेंशियल जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनका जुगाड़ कर पाते हो, बस इतना ही होना, ठीक है? तो ये आपका ईडियम का मीनिंग है। तो टाइटन हिज बेल्ट का मतलब क्या हो गया? अपने खर्चे कम करना। टाइटन हिज बेल्ट जैसे जो मेल्स की जो पुरुषों की पैंट्स होती हैं उसमें जहाँ वो बेल्ट लगाते हैं कमर पे वहाँ पॉकेट हुआ करती थी, होती है जो सिली हुई पैंट्स होती है वहाँ पैसा रखते थे। आप उसको टाइट कर लो, टाइटन योर बेल्ट मतलब पैसे मत निकालो, कम करो खर्चा, है ना? हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू से एग्जैक्टली हिट द नेल ऑन द हेड। देखो नेल क्या होती है आपकी? कील होती है, ये नेल है। और ये क्या है इसका हेड। तो आप एग्ज़ैक्टली यहीं वार करोगे तो ही तो कील ठुकेगी, तो मतलब आपने क्या करा यू हैव डन समथिंग एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्ट एंड एक्यूरेट या फिर कोई बात कही तो एकदम सटीक कही है, तो एग्ज़ैक्ट, प्रिसाइज़ एंड एक्यूरेट कह सकते हैं आप इसको, है ना? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बार-बार आ रहा है। स्पिल द बीन्स मतलब किसी सीक्रेट को रिवील करना और टू किक द बकेट मतलब टू डाई, मर जाना। टू किक द बकेट आपने बाल्टी को उल्टा करा, आपने मतलब किसी ने भी बाल्टी को उल्टा करा, उस पे खड़ा हुआ फंदा लगाया और उसको किक कर दिया। किसी भी याद करो बस, किसी भी तरीके से याद करो, लेकिन आपको याद होने चाहिए, ठीक है? मेक वेव्स का मतलब क्या होगा भई? अब हम इसको कैसे याद करें? वेव्स, वेव्स को हवा ले लो, है ना? ये समुद्र में ले लो, लहरें चलती है, तो जब हम वहाँ पर कोई भी शिप होगा और वेव्स चलेंगी तो उसमें डिफ़िकल्टी पैदा होगी ना, तो टेक इट ईज़ी नहीं, टू हैव पेशेंस नहीं, गिव अप मतलब अबैंडन, त्याग देना, छोड़ देना नहीं। आंसर हो जाएगा टू कॉज़ डिफ़िकल्टी। समुद्री वेव्स जब चलेंगी तो किसी भी शिप के लिए वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगी, तो आंसर क्या हो गया? टू कॉज़ डिफ़िकल्टी, है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, है ना? बाकी के जो इडियम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इडियम्स के लिए आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपको सारी इडियम्स याद नहीं हो सकते, किसी को भी नहीं हो सकते, है ना? तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अगर सेंटेंस दिया है तो उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करिए और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करिए, क्या कह रहा है वो, समझ आ जाता है इतना। जब आप इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को पढ़ रहे हो तो वो इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देता है एक बच्चे में कि उसे कोई भी टेक्स्ट समझ में आएगा कि वो क्या बात कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है? अब उसके वर्ड मीनिंग पर जाओ, क्या उसका वर्ड मीनिंग है? अब जैसे फिश आउट ऑफ वाटर है, आप फिश को पानी से बाहर निकालोगे तो उसे बेचैनी होगी, अनकंफर्टेबल लगेगा, बस ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है? फिर आओ उसके ऑप्शंस पे, हमेशा ध्यान रखो ऑप्शंस में वर्ड मीनिंग से जो कनेक्ट कर रखा है ना, शब्द का अर्थ ही दे रखा है। जैसे फिश आउट ऑफ वाटर में अगर स्विमिंग से रिलेटेड एक ऑप्शन दे रखा है, काट दो। वाटर से रिलेटेड दे रखा है, काट दो। फिश से रिलेटेड दे रहा है, काट दो। फिगरेटिव मीनिंग लोगे, मुहावरों का जो अर्थ होता है वो हमेशा हटकर होता है। जैसे आप कहते हो अंधों में काना राजा, तो ना तो कोई अंधा होता है, ना कोई राजा होता है, ना कोई काना होता है, कुछ और ही मीनिंग निकलता है उसका। ये चीज़ इंग्लिश में भी अप्लाई करनी है आपको। ठीक है?
तो इस तरीके से आप लोगों को करना और बाकी तो देखो रिवीजन का, रिपिटेशन का तो कोई और दूसरा तोड़ है ही नहीं। आपको बार-बार, बार-बार चीज़ों को करना होगा, बार-बार वोकैब्युलरी पढ़नी होगी, मॉक लगाने होंगे, प्रैक्टिस से ही होगा जो कुछ होगा, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होगा, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से होता है। ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ योर एग्ज़ाम कैसे आ रहा है, उसके लिए क्या करोगे पैटर्न में घुसने के लिए क्या करोगे? उस तरह के एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा और वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पेपर्स की, ठीक है? तो मैं आपको करवा रही हूँ, 1 घंटा आप मेरे साथ करें, उसको एनालाइज़ करें। हम वैसे एनालाइज़ करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइव क्लासेस के बाद क्योंकि हम उसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर रहे हैं। लेकिन जो आप अपने आप भी कर रहे हैं, उनको एनालाइज़ किए बिना मत छोड़ो, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेक केयर स्टडी हार्ड नमस्ते।